इज प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो है क्या? सो प्राइस अर्निंग रेशो को भी हम दो तरीके से यहां पर चेक कर सकते हैं, वन पर शेयर एंड सेकंड पूरी कंपनी का डेटा लेकर। या तो हम प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करने में पर शेयर वैल्यूज को यहां पर पिक करें, यूज करें, या फिर पूरी कंपनी का यूज करें। सो प्राइस अर्निंग मींस व्हाट? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अर्निंग मींस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, राइट? तो यानी कि प्राइस को अगर नेट प्रॉफिट से डिवाइड किया जाए तो प्राइस अर्निंग रेशो निकल कर आएगा। प्राइस अर्निंग रेशो निकल कर आएगा अगर हम इसको प्राइस को टोटल अर्निंग से डिवाइड करें। सो प्राइस मींस व्हाट? मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड अर्निंग मींस व्हाट? नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया अगर हम पूरी कंपनी का डेटा यूज करें। लेकिन अगर हम पर शेयर यूज करें तो क्या निकल कर आएगा? प्राइस मींस करंट मार्केट प्राइस, राइट? एंड नेट प्रॉफिट मींस अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कहीं भी ध्यान नहीं होता, जनरली यूज नहीं होता, राइट? तो इसलिए सबसे आसान क्या है? पूरी कंपनी का प्राइस उठाओ और पूरी कंपनी का नेट प्रॉफिट उठाओ। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? जो हमारा ये नेट प्रॉफिट है 74,000 करोड़ रुपीस, हमारा प्राइस अर्निंग रेशो निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कंपनी 74,000 करोड़ रुपीस हर साल कमाते रहे, एवरी ईयर इतना ही प्रॉफिट कमाती रहे, देन 15,89,000 कमाने में 24 ईयर्स लगेंगे। समझ में आया इस बात को? नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया? पूरी कंपनी कितने की है? पूरी कंपनी है 15,89,000 करोड़ की। तो अगर सपोज मैं आज की डेट में पूरी कंपनी परचेज करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 15,89,000 करोड़। अब पूरी कंपनी परचेज कर ली तो मैं ये तो चाहूंगा ना कि मेरा पैसा कितने साल में वापस आ जाएगा प्रॉफिट के रूप में। ये हर कोई चेक करना चाहेगा, राइट? तो अगर 74,000 करोड़ रुपीस हर साल कमाता रहूं मैं तो 15 लाख करोड़ आने में 24 ईयर्स लगेंगे। जबकि फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा लगेगा मेरा पैसा वापस आने में? 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, दैट्स इट। क्योंकि 12-13 ईयर्स में वहां पैसा डबल हो जाता है। समझ में आया? सो पीई रेशो मींस व्हाट? पे बैक पीरियड। कि अगर सेम प्रॉफिट हर साल आता रहे तो कितने साल में मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट के इक्विवेलेंट पैसा मुझे मिल जाएगा। तो 24 ईयर्स सुन के तो अजीब सा लग रहा है विवेक भाई, आप तो कहते हो कि 3-4 साल में 3 साल में डबल हो जाएगा। आप यहां बात कर रहे हो कि 24 ईयर्स, तो ये तो गड़बड़ हो गई, सारी गड़बड़ हो गई ये तो, राइट? ये 24 ईयर्स कब लगेंगे? अगर कंपनी सेम नेट प्रॉफिट पोस्ट करे तो। लेकिन कंपनी क्या करती है? हर साल प्रॉफिट बढ़ाकर पोस्ट करती है, तो 24 ईयर्स नहीं लगते। आप समझ गए इस बात को? 24 ईयर्स नहीं लगते, उससे कम टाइम लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम यहां पर जैसे ब्रिटानिया का एग्जांपल है, राइट? अब ब्रिटानिया 10 ईयर्स पहले कितने करोड़ की कंपनी थी? इस बात का कैसे पता चलेगा? 2011 में कितने करोड़ की कंपनी थी, हम एक बार ये देखते हैं। मार्च 2011 में और अभी में जो डिफरेंस है दैट इज 22 टाइम्स, राइट? 22 टाइम्स। और आज की डेट में ब्रिटानिया कितने करोड़ की है? 104,000 करोड़। सो 104,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स, यानी कि तब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी? 4,727 करोड़। मार्च 2011 में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,700 करोड़ थी। ये चीज क्लियर है? बड़ा सिंपल है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मार्च 2011 में ब्रिटानिया का नेट प्रॉफिट कितना था? द नेट प्रॉफिट वाज 134 करोड़। 134 करोड़, यानी कि कंपनी कितने के पीई पर थी? हम 4,727 को डिवाइडेड करें 130 कितने करोड़? सॉरी, 134 करोड़, यानी कि उस टाइम पर कंपनी 35 के पीई पर थी। बड़ा सिंपल है, उस टाइम की मार्केट कैपिटलाइजेशन को उस टाइम के नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर लिया। सो 37 के पीई पर कंपनी थी, 35 के पीई पर। तो इस हिसाब से कितना टाइम लगता कंपनी को सारा पैसा वापस आने में, 4,727 करोड़ आने में? 35 ईयर्स। तो ऐसे तो बड़ा डर लगेगा, 35 ईयर्स, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम लगा? एक्चुअल में अगर हम इसको कैलकुलेट करते चले जाएं, यहां पर 134 करोड़ प्लस 200 करोड़, एक्चुअल में तो 200 करोड़ आया ना पहला प्रॉफिट 134 के बाद, बाय करने के बाद। सो 200 करोड़ प्लस 260 प्लस 395 प्लस 689 प्लस 825 प्लस 885 प्लस 1004 एंड 1155, 8 ईयर्स लगे 5,400 करोड़ कमाने में। जबकि इनिशियली क्या फील हो रहा था? इनिशियली ये फील हो रहा था कि शायद 35 ईयर्स लगेंगे। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस यूज कर, क्योंकि नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो यहां पी रेशो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? पी रेशो डिपेंड करेगा कि नेट प्रॉफिट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है या कितनी स्पीड से बढ़ सकता है, राइट? तो जब कुछ लोग कहते हैं ना कि विवेक भाई ये कौन सी अच्छी बात है कि जब आप इंडिगो पेंट्स देख रहे हो जो 46 के पी पर है,
और इसी के कंपैरिजन में जब आप एशियन पेंट देख रहे हो, ये 72 की पी पर है, ठीक है, मान लेते हैं ये ज्यादा है, और बर्जर पेंट आप देख रहे हो वो 63 के पी पर है, और केंसाई नरोलिक आप देख रहे हो वो 52 पर है, और यहां पर जो एक्सो नोबल है वो यहां पर 33 के पी पर है, और इंडिगो पेंट्स 46 पर है। तो अगर हम एशियन पेंट की बात करने लगे, वो 72 के पी पर है, इंडिगो पेंट्स 46 के पी पर है। तो काफी लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ी छोटी कंपनी का फर्क है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा पॉइंट देखें कि इंडिगो पेंट्स को अपने प्रॉफिट को मल्टीपल करने में कितना टाइम लगा, और एशियन पेंट को लास्ट कुछ सालों में कितने टाइम्स किया, 2017 से 2016 से नेट प्रॉफिट एशियन पेंट का कितना हुआ, जस्ट डबल, राइट। 2016 से अब तक सिर्फ डबल, और इंडिगो पेंट्स का 2016 से अब तक कितना हुआ, माइनस से 180 -6 से। तो इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये कितने टाइम्स हुआ, दिस इज 600 टाइम्स। अगर नेगेटिव फैक्टर को कंसीडर किया जाए, नेगेटिव फैक्टर को नहीं भी कंसीडर किया जाए तो 3 करोड़ से भी लिया जाए तो कितने गुना हुआ। हम यहां पर लास्ट 3 इयर्स भी लें तो यहां पर 2.5 टाइम्स हो गया, यानी कि इंडिगो पेंट्स को 2.5 टाइम्स करने में सिर्फ 3 साल लगे, और एशियन पेंट को यहां पर डबल करने में या थोड़ा सा बढ़ाने में कितने टाइम लगा, 7 इयर्स। This is the difference why we should not buy Asian Paints now and why should we buy Indigo Paints now, and why a small company can have higher PE ratio and is still justifiable। फिर भी जस्टिफाई की जा सकती है, क्यों, क्योंकि यहां बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है, यहां हर साल नेट प्रॉफिट के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है। आप समझ पाए इस बात को। अब इसकी जो इन्वेंशन हुई थी पी रेशो की, वो हुई कहां से थी, वो अमेरिका से हुई थी एक्चुअल में, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ उस टाइम पर किस तरह की कंपनीज होती थी, सॉफ्टवेयर कंपनीज तो थी नहीं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से कंपनी ग्रो कर सके। उस टाइम पर फैक्ट्रीज थी, किस तरह की फैक्ट्रीज थी, सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्रीज, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इस तरह की फैक्ट्रीज थी, माइनिंग कंपनीज थी। अब एक स्टील प्लांट लगा, सपोज एक प्लांट लगा 100 करोड़ का, दूसरा प्लांट लगा 100 करोड़ का। एक प्लांट का नेट प्रॉफिट 1 ईयर का 20 करोड़ है, दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है। आप समझना, देयर आर 2 डिफरेंट कंपनीज हैविंग द सेम बिजनेस, स्टील कंपनीज। एक कंपनी, दोनों कंपनीज 100 करोड़ में लगी, यानी कि 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट में 2 कंपनीज तैयार हुई। One company is posting a profit of 20 crore, another company is posting a profit of 10 crore। हम किसको परचेज करना चाहेंगे, 20 करोड़ वाली को, राइट। तो यहां कैसे पता चला कि 100 करोड़ हमारे पास कितने साल में वापस आ जाएगा, फर्स्ट कंपनी में 5 इयर्स में 20 करोड़ रुपीस के हिसाब से, दूसरी कंपनी में कितना टाइम लगेगा, 10 इयर्स। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड, कि कितने टाइम में पैसा वापस आया। एंड व्हाट इज पे बैक पीरियड, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो एक्चुअल में ये चीजें वहां से शुरू हुई थी, और वहां पर एवरी ईयर प्रॉफिट क्यों इंक्रीज नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर लोन देने का सिस्टम उतना ज्यादा नहीं था। एक प्लांट लग गया, उसके ऊपर इनकम आई, 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया। अब 20 करोड़ रुपीस का क्या करें, एक काम करते हैं, इसको डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, क्योंकि 20 करोड़ रुपीस में थोड़ा सा और प्लांट नहीं लग सकता। अब प्लांट लगेगा नहीं, उसको कैश में रखें, इससे बेटर है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसका रिजल्ट क्या निकला, नेक्स्ट ईयर फिर 20 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंशन तो किया नहीं, और फिर 20 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से एक्सपेंशन नहीं हो सकता 20 करोड़ से। अब क्या करें, तो ठीक है इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड ईयर में फिर सेम सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास पैसा तो इकट्ठा हुआ नहीं, अगेन सेम सिनेरियो। तो उस टाइम पर पी रेशो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि डिविडेंड के रूप में नेट प्रॉफिट को बांट दिया जाता था, और जो कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देगी, जो कंपनी सबसे ज्यादा कमाएगी, जो कंपनी डिविडेंड के रूप में हमारी इन्वेस्टमेंट को कम से कम टाइम में वापस दे देगी, वो कंपनी उतनी अच्छी। इसलिए उस टाइम पर माना जाता था जिसका पी रेशो जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि उस टाइम पर कंपनीज नेट प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखती थी, उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। आप समझ पा रहे हो इस बात को। आज की डेट में यह काम इंडिया में किन कंपनीज में होता है, गवर्नमेंट कंपनीज में। जितना पैसा आया, जितना कमाया, डिविडेंड के रूप में बांट दिया। और यही रीजन है कि ये सारी कंपनीज लो पी रेशो पर चलती हैं, क्योंकि इन कंपनीज को पता है ग्रोथ करेंगे कहां से, डिविडेंड के रूप में तो बांट दिया। जिस पैसे को जो नेट प्रॉफिट कमाकर हम ग्रोथ करते, वो तो हमने डिविडेंड के रूप में बांट दिया। नेक्स्ट ईयर सेम सिनेरियो, फिर से डिविडेंड के रूप में बांट दिया, फिर सेम सिनेरियो। इसीलिए पीएसयू कंपनीज कम पी पर चलती हैं और प्राइवेट कंपनीज ज्यादा पी पर चलती हैं, क्योंकि पीएसयू कंपनीज में पता है नेट प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के रूप में, और प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा ग्रोथ के लिए। सो प्राइवेट कंपनीज के केस में पता है आफ्टर 5 इयर्स कंपनी विल बी पोस्टिंग मच मोर प्रॉफिट, और गवर्नमेंट कंपनीज के केस में पता है कि इतना भी मिल जाए तो बहुत है। आप समझ पा रहे हो ना पी रेशो का क्या गेम है। अब इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या है, कि अगर पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो पी रेशो इंपॉर्टेंट है, और अगर प्राइवेट कंपनीज में करना है तो पी रेशो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। व्हाई, बड़ा सिंपल रीजन है, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टर्स, वी आर ट्रेडर्स। वी आर ट्रेडर्स, और ट्रेडिंग के केस में पी रेशो कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज्यादा वैसे भी नहीं है, बारिंग फ्यू केसेस। जैसे हमने मल्टीबैगर्स की बात की, उन केसेस में हमने क्या किया, हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन का व्यू देखा, हमने एक लंबे टाइम की ग्रोथ देखी, हमने 30-40 टाइम्स की ग्रोथ देखी, इसलिए हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर किया।
पी रेशो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन छोटी कंपनीज के बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? सो अगर पी रेशो कम है तो अच्छी बात है, ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तक फाइनेंशियल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पी रेशो के पीछे ही पड़े हैं। जहां मर्जी देख लो, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट पी रेशो कम है, इसका बहुत ज्यादा है। विवेक भाई 140 का पी रेशो है, ओ व्हाट्स, क्या फर्क पड़ता है यार? अगले साल प्रॉफिट डबल हो जाएगा, 70 का रह जाएगा। दिस इज सो इजी। आप समझ गए ना इस बात को? जैसे ही प्रॉफिट डबल होगा, शेयर प्राइस सेम रहा तो पी हाफ हो गया, राइट? 100 करोड़ की कंपनी है और अभी सपोज 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो पी कितना है? 10। और नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ का ही कंपनी है और हमारा नेट प्रॉफिट डबल हो गया, यानी कि 20 करोड़, तो पी कितना रह गया? जस्ट 5, जरा सी देर में। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, यहां पर मैं एक कंपनी का नाम बताता हूं, पीएलएल, एपीएलएल, एलेंबिक फार्मा लिमिटेड। एलेंबिक फार्मा लिमिटेड का पी रेशो कितना है? 48 करोड़। ध्यान से समझना कि पी रेशो को कैसे चेक करते हैं, रियल पी रेशो कैसे चेक करते हैं। दो पी रेशो होते हैं, एक तो ये जो 48 नजर आ रहा है, 48 करोड़ नहीं, 48 जो 48 नजर आ रहा है, एक तो ये पी रेशो है। एक्चुअल पी रेशो ये नहीं है। विवेक भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो कि एक्चुअल ये नहीं है? मैं आपको बताता हूं एक्चुअल क्या है। एक्चुअल मींस कि आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, राइट? और वो किस बेस पर होगा वो मैं बताता हूं आपको। पूरी कंपनी कितने की है? 10,000 करोड़, राइट? नेट प्रॉफिट कितना है आज की डेट में? 220 करोड़। सो 10,000 करोड़ को 220 से डिवाइड किया जाए तो क्या निकल कर आएगा? 48 पीई रेशो। कहने को 48 पीई रेशो इज क्वाइट हाई पीई रेशो, ठीक है? लेकिन ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में नेट प्रॉफिट हैज डाउन फ्रॉम 1146 करोड़ टू 220 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 2 सालों में इन सब चीजों के ऊपर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हावी रहा है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है, राइट? तो जैसे ही इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, ये वापस से कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा? सेम 1140 करोड़। और अगर 10,000 करोड़ की कंपनी एंड 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो पी रेशो कितना हुआ? 10। अभी नजर कितना आ रहा है? 48, राइट? और एक्चुअल में कितना है? 10। और एक्चुअल में 10 भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी जो ये 1,100 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, इसके लिए इनकी कैपेसिटी कितनी थी? प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिक्स्ड एसेट्स इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनके पास जो ऑपरेशनल एसेट्स हैं वो कितने करोड़ के हैं? 1,745 करोड़ के। और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं? 2,357 करोड़ के। और जो ये 1,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था इन द ईयर 21, उस टाइम पर कितना था इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस ऑपरेशनल एसेट? 1,700 करोड़ के। और अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये पूरा हो जाएगा तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4,000 करोड़। CWIP मींस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे रास्ते में लिखा होता है ना, हाईवे वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? यानी कि अभी ये वो एसेट्स हैं जो पूरी नहीं हुई, ये कंस्ट्रक्शन में हैं, यानी कि नए प्लांट लग रहे हैं, इतना पैसा खर्च किया जा चुका है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। जैसे ही ऑपरेशनल होगा, ये CWIP निकलकर फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा? 4,000 करोड़। जो 1,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया वो कितने अमाउंट से आया था? आप ध्यान से समझो इस बात को। 1,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था जब ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी थी? 1,700 करोड़ की। और अभी जब 4,000 करोड़ की ऑपरेशनल कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि डबल से ज्यादा, और इन्फ्लेशन वापस से आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट डबल नहीं होगा क्या? आप समझ गए इस बात को? जब कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट जो पहले नॉर्मल कंडीशन में था 1,100 करोड़ का, वो डबल नहीं होगा क्या? 2,200 करोड़, राइट? तो एक्चुअल में आने वाले टाइम में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है? 2,200 करोड़, 2,300 करोड़। ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि कैपेसिटी डबल हो रही है। और जो नॉर्मल प्रॉफिट पहले 1,000 करोड़ का था, कैपेसिटी डबल होने की वजह से डबल प्रॉफिट होगा, 2,200 करोड़। पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ को 2,200 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आता है? 4.5। यानी कि पी रेशो कितना है? 4.5। नजर कितना आ रहा है? 48। एक्चुअल कितना है? लेस देन 5। तो नॉर्मल केस में अगर ये 15 भी पहुंचा तो यहां से 3 टाइम्स कम से कम है शेयर प्राइस। तो हमें क्या चेक करना है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट कितना होगा, उसके हिसाब से पी रेशो देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। आज की डेट में कितना है ये बहुत परेशान करेगा इस तरीके से, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर नेट प्रॉफिट कम हो गया, पी रेशो अपने आप से बढ़ गया, राइट? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी 100 करोड़ की थी, ध्यान से समझो, एक कंपनी 100 करोड़ की थी, 10 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना पी हुआ? 10। 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10। अब किसी रीजन से नेक्स्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ रह गया, तो पी रेशो कितना हो जाएगा? 50 अपने आप, जबकि ये किसी पर्टिकुलर रीजन से हुआ है। आप सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, आप कंपनी के ओनर हैं और एक ओनर के पास ये, इसीलिए हम आपके है
वापस से जैसे ही 10 पर पहुंचेगा ये फिर से 10 का रह जाएगा। तो जो लोग इसको 50 का पीई देखेंगे जस्ट बिकॉज टेम्पररी बेसिस पर नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है या बेकार बात है? बस यही सारा गेम है। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं ना, लोग कहते हैं कि विवेक भाई आपने पीई डिस्कस नहीं किया, यहाँ पीई रेशो 70 है, लेकिन मुझे 70 नजर नहीं आता, मुझे तो सिर्फ 7 नजर आता है वहां पर, जस्ट 7। आप समझ रहे हो कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी एक मुझे सिर्फ मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। 5 पैसा पूरी कंपनी कितने की है? 903 करोड़। एंजल ब्रोकिंग एक साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 900 करोड़। 5 पैसा पूरी कंपनी कितने की है? 900 करोड़। और एंजल ब्रोकिंग बनने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 इयर्स। मींस 5 पैसा आफ्टर 5 इयर्स जितने की पूरी कंपनी है इतना एक साल में पोस्ट करने लगेगी प्रॉफिट। अब सोच के देखो कितनी अच्छी डील है ये। कोई अगर आपसे कहे कि आप एक काम करो 1 लाख रुपीस दो और 5 साल के बाद हर साल 1 लाख ले लो, इज इट ए बैड डील? नो, दिस इज वेरी गुड डील। 5 पैसा में यही होने वाला है। अब आप समझ पा रहे हो किस तरह से देखना है पी रेशो को? यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से 5 पैसा का 5 साल बाद का पी रेशो 1 है, जस्ट 1।